नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में और मुगल काल में मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था ये देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे निमाड़ का फारूकी वंश और उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट राजवंश है ग्वालियर का तोमर वंश, है ना। ये तीन इम्पोर्टेंट है। मुगल काल में बहुत ज्यादा खास कुछ है नहीं, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं, ठीक है। अब मुगल काल जैसा कि आपको पता है सन 1526 से लेके वो लगभग 1857 तक चलता है। मेनली 1707 तक वो चलता है औरंगजेब की मृत्यु तक, क्योंकि उसके बाद के जितने मुगल शासक थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। बाबर के काल में हम देखेंगे तो पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था और इसमें इब्राहिम लोदी का साथ दिया था विक्रमजीत सिंह, जो कि ग्वालियर के राजा थे। आगे जब आपको तोमर वंश बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा तोमर वंश के राजा थे मान सिंह तोमर। मान सिंह तोमर के बाद उनके पुत्र बने विक्रमजीत सिंह। मान सिंह तोमर की मृत्यु हो गई थी सन 1516 में। सिकंदर लोदी से बहुत समय तक उनका संघर्ष चला। सिकंदर लोदी को कई बार उन्होंने पराजित भी किया। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो इब्राहिम लोदी ने सन 1517 के आसपास ग्वालियर पर आक्रमण किया था और विक्रमजीत सिंह को संधि करने पर विवश किया था। उसके पश्चात जब 1526 में बाबर ने आक्रमण किया तो विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था और दोनों की मृत्यु हो गई थी उस पानीपत के युद्ध में। इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो गई, विक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एमपी के रिस्पेक्ट में। चंदेरी का युद्ध इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेदिनी राय थे चंदेरी के शासक, उनसे बाबर का युद्ध हुआ था और बाबर ने उन्हें परास्त किया था। उसके बाद हुमायूं काल में आते हैं तो हुमायूं काल में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो मैंने लिखा आप देख लेना कि बहादुर शाह गुजरात को हराकर मालवा और मांडू पर कब्जा किया। मतलब गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था उसका कब्जा था मालवा पे, है ना। तो हुमायूं ने उसको हराकर मालवा पे फिर से कब्जा किया था। हालांकि ये आगे पीछे चलता रहता था, कभी बहादुर शाह फिर जीत जाता था, कभी हुमायूं फिर हार जाता था, है ना। तो ये उतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद शेर शाह सूरी के टाइम में आएंगे तो 1543 में रायसेन के किले पर हमला करके पूरनमल की हत्या कर दी थी, जिसे शेर शाह के चरित्र पे कलंक कहा जाता है। दरअसल हुआ ये था कि शेर शाह ने इस शर्त पर समर्पण करवाया था कि पूरनमल और उसके परिवार को वह सुरक्षित जाने देगा, लेकिन शेर शाह ने धोखे से पूरनमल और जितने भी स्त्री थे, जितने भी बच्चे थे, उन सभी को मरवा दिया था। स्त्रियों ने जौहर कर लिया था और इस घटना को शेर शाह ने जिहाद की संज्ञा दी थी। तो इसी घटना को शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। उसके बाद अकबर काल में जब हम आएंगे सन 1561 में, अकबर का एक सेनापति था आदम खां, उसके नेतृत्व में मालवा पर हमला किया गया और मालवा का शासक तब था कौन? बाज बहादुर, है ना। बाज बहादुर उस हमले में मारा गया। उसके बाद जब मालवा पे कब्जा हो गया तत्पश्चात गोंडवाना पे हमला किया गया और गोंडवाना पे हम उस समय किसका शासन था? रानी दुर्गावती का शासन था। इसके बारे में मैं आपको उसके पहले बता चुका हूँ कि पहले बाज बहादुर और रानी दुर्गावती के बीच में कई लड़ाइयां हुई जिसमें बाज बहादुर हर लड़ाई में हारा। उसके बाद बाज बहादुर के क्षेत्र यानी मालवा पे कब्जा कर लिया गया अकबर के द्वारा। फिर उसके बाद जब अकबर का क्षेत्र गोंडवाना से टच करने लगा तो फिर अकबर की आंख में रानी दुर्गावती का राज्य जो था वो चुभने लगा। फिर आदम खां के नेतृत्व में हमला करवाया अकबर ने रानी दुर्गावती पर और आगे की कहानी जो है वो गोंडवाना का जब मैं रियासत का जब मैं इतिहास बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मुगल काल में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सन 1601 में अकबर का अंतिम अभियान हुआ असीरगढ़ का जो किला है जो कि बुरहानपुर में है। अब ये मीरन बहादुर यहाँ मुझे श्योर नहीं है, इसको मैं एडिट कर दूंगा या फिर जो सही होगा यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। मीरन बहादुर इसको अभी सही मत मानिएगा, इसे मुझे क्रॉस चेक करना है। उसके बाद जहांगीर काल में एक इम्पॉर्टेंट है, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। दरअसल बात ये हुई थी कि अकबर के काल में अकबर का शासन जो चला था सन 1605 तक चला था, बहुत लंबे समय तक चला था और जहांगीर ने अकबर के खिलाफ कई बार विद्रोह किया था गद्दी पाने की चाहत में। अकबर जो था बहुत परेशान रहा करता था जहांगीर से। जहांगीर के अलावा भी अकबर के और भी दो और पुत्र थे, लेकिन दोनों, एक दानियाल था और एक और था। एक की मृत्यु सन 1599 में हो गई थी, वो भी बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण हो गई थी।
और दूसरे पुत्र की मृत्यु सन 1605 में, वो भी शराब पीने के कारण हो गई थी। तो बचा खुचा जहांगीर था, कई बार विद्रोह किया करता था, कई बार अकबर उस विद्रोह का दमन किया करता था, जहांगीर को माफ किया करता था। लेकिन इस बार आखिरी बार अकबर ने, जहांगीर ने जब विद्रोह किया तो अकबर ने समझाने के लिए जहांगीर को अबुल फजल को भेजा। ये बुंदेला रियासत में मैंने बताया है आपको आगे। अकबर ने समझाने के लिए भेजा जहांगीर को अबुल फजल को, थोड़ी बहुत सैनिक लेके। तो जहांगीर को ये लगा कि अकबर ने अबुल फजल को जहांगीर को मारने के लिए भेजा है। तो उस समय बुंदेलखंड में एक बुंदेला सरदार हुआ करते थे, वीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वीर सिंह बुंदेला भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। आगे जब बुंदेलखंड की रियासतें का वीडियो जब आएगा तो उसमें वीर सिंह बुंदेला और बुंदेला रियासत के बारे में आप देखना। जहांगीर के बाद शासन कौन किसका आया? शाहजहां का आया। अब शाहजहां के शासनकाल में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या हुआ? एक तो मुमताज महल थी, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर में हुई थी 1631 में। और इसके बाद शाहजहां के बाद जब औरंगजेब शासक बनने आए तो शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। ये 4 पुत्र थे। लास्ट में जब शाहजहां बीमार पड़ने लगा तो आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसके जो 4 पुत्र थे उनमें ये सोचने लगे कि अब कौन शासक बनेगा। अब शाहजहां का प्रिय पुत्र कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह शाहजहां के पास था। तो बाकी जो 3 पुत्र थे, शुजा था, मुराद था और एक और पुत्र था, तो उनको ये लगा कि गद्दी हमें मिलने चाहिए। तो चारों के बीच में अलग अलग लगभग 3 से 4 युद्ध हुए, उत्तराधिकार के युद्ध जिन्हें कहा जाता है। उनमें से एक युद्ध जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो है धर्मत का युद्ध, जो कि उज्जैन के निकट हुआ था। औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। ठीक। फिर जब औरंगजेब का शासन आया तो औरंगजेब ने बुंदेला सरदार चंपत राय की हत्या करवा दी थी। यही चंपत राय, जब बुंदेलखंड का रियासत में आपको पढ़ाऊंगा, चंपत राय के जो पुत्र थे छत्रसाल थे, है ना, बहुत ही वीर थे। इनसे रिलेटेड भी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। तो शाहजहां काल के बाद औरंगजेब काल में बस इतना ही है ना। बुंदेला सरदार चंपत राय की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने, और चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल, इनका भी संघर्ष चलता था औरंगजेब से। बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी संघर्ष चलता रहा और बाजीराव प्रथम ने भी इनकी काफी सहायता की थी। तो मुगल काल में इतना ही था मध्य प्रदेश से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद निमाड़ का एक वंश है, निमाड़ का फारूकी वंश। यदा कदा इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक था मलिक अहमद रजा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मलिक अहमद रजा, ये जो था खलीफा उमर फारूक से इसने संबंध स्थापित किया था, तो इसलिए इस वंश को जो था फारूकी वंश कहा जाता है। मतलब ये बताता था ऐसा कि हम जो खलीफा उमर फारूक हैं उनके वंशज हैं, इसलिए इसे फारूकी वंश कहा जाता है। इसका काल क्या था? सन 1398 से लेकर 1601 तक। राजधानी इसकी बुरहानपुर थी और क्षेत्र इसका था खानदेश। अब खानदेश कौन सा क्षेत्र होता है ये थोड़ा आप देख लो। ये खानदेश is a geographic region in central India which includes parts of the northwestern portion of Maharashtra as well as Burhanpur district of Madhya Pradesh। मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये खानदेश का आपको दिख रहा होगा। इसमें मध्य प्रदेश का जो है वो केवल बुरहानपुर जिला आता है और उसके बाद महाराष्ट्र का पार्ट आता है। 1 मिनट, ये देखिए, इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये जो एरिया है, ये आपको पता है इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी पार्ट है उसमें से बुरहानपुर के आसपास का एरिया और जो महाराष्ट्र है उसका उत्तर का कुछ एरिया, कुल मिला के इतना सा ये जो पार्ट है ये खानदेश में उस समय आता था। तो खानदेश का जो अभियान था वो अकबर के जीवन का आखिरी अभियान था। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के जीवन का आखिरी अभियान कौन सा था, तो खानदेश का अभियान था। ठीक है। तो निमाड़ के फारूकी वंश की बात हम कर रहे थे। संस्थापक था इसका मलिक अहमद रजा, राजधानी बुरहानपुर थी और क्षेत्र इसका था खानदेश। अब ये किसका समकालीन था? जो मैंने अभी मालवा के आपको शासक बताए थे, एक गौरी वंश बताया था, एक खिलजी वंश बताया था। तो जो मालवा का दिलावर खान गौरी था, है ना, उसकी पुत्री से इसने अपने बेटे मलिक नासिर का विवाह किया था, नंबर 1। और नंबर 2, दिलावर खान गौरी का पुत्र था जो था हुशंग शाह, जिसे अलफ खान के नाम से भी जाना जाता था, उसके साथ इसने अपनी बेटी का विवाह किया था। सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 1-2 बार इसको देख लेना बस, और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं।
उसके बाद जो शासक बना मलिक नासिर। अब मलिक नासिर से क्या इंपॉर्टेंट है, इसने बुरहानपुर की स्थापना की। मेनली ये इंपॉर्टेंट है कि बुरहानपुर की स्थापना किसने की, मलिक नासिर ने की। किसके नाम पे की थी, सूफी शेख बुरहानुद्दीन हुआ करता था एक, उसके नाम पे की। दूसरी चीज, गुजरात के सुल्तान ने इसे खान की उपाधि दी थी और तब से ये जो पूरा प्रदेश है ये खानदेश कहलाने लगा। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। अन्य बाकी शासक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये आप देख लेना। सिर्फ एक ये देख लो कि रुकैया बेगम नाम की एक शासिका थी, उसने बीवी की मस्जिद बुरहानपुर का निर्माण कराया था, जिसे बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। और फिर 1601 में अकबर का जीवन का जो अंतिम अभियान था, उसमें अकबर ने इसमें कब्जा कर लिया था बुरहानपुर में। ये इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो निमाड़ के फारूकी वंश में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है ग्वालियर का तोमर वंश, है ना। इसमें तीन इंपॉर्टेंट शासक आपको याद रखने हैं। पहला, इसका संस्थापक वीर सिंह देव तोमर, है ना। अब डेट कहीं मुझे 1394 यानी 1394 मिली, कहीं पे 1388 मिली। आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी में देखना कि इसकी डेट क्या लिखी है, 1394 लिखी है कि 1388 लिखी है। तो वहां पे जो लिखी होगी उसको करेक्ट करके यहाँ पे आप एडिट कर लेना। ठीक है, जिसके पास किताब हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि क्या लिखी है यहाँ पे, है ना। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 1388 है कि 1394। तो तीन शासक इसमें आपको अच्छे से याद करने हैं। पहला है वीर सिंह देव तोमर, जिसने तोमर वंश की स्थापना की 1388 के आसपास। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है, बाकी तो छोटे और शासक हुए इसके, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद आ जाता है विक्रमजीत। 90% जो इंपॉर्टेंस इसमें आपको देनी है वो मान सिंह को देनी है ना, मान सिंह। उसके बाद थोड़ी बहुत वीर सिंह देव तोमर और विक्रमजीत सिंह, बस इतना ही है। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो वीर सिंह देव की बात करते हैं। 1394 में ग्वालियर पर अधिकार किया और इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की, वीर सिंहावलोक और दुर्गा भक्त तरंगिणी। उसके बाद अन्य शासक आए, उद्धरण देव आए, विक्रम देव आए, गणपति आए, डूंगर देव, कीर्ति सिंह, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कल्याणमल से इंपॉर्टेंट चालू होता है। कल्याणमल जो शासक थे, इनका उपनाम था एक भूप मुनि, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूप मुनि किसका उपनाम था। तो जो ग्वालियर के तोमर वंश के शासक थे कल्याणमल, उनका नाम था। कल्याणमल के पुत्र हुए राजा मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा मान सिंह। अब राजा मान सिंह जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इंडियन हिस्ट्री में आपने जो पढ़ा होगा लोदी वंश, सिकंदर लोदी, पहले बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी के बाद फिर सिकंदर लोदी हुआ, सिकंदर लोदी के बाद फिर इब्राहिम लोदी आया। तो सिकंदर लोदी के साथ इनका कई बार संघर्ष चलता था। पहले बहलोल लोदी के साथ मान सिंह जी ने संधि कर ली थी कि हमारे रीजन पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सिकंदर लोदी शासक बना तो उसने ग्वालियर पर कई बार आक्रमण किया और मान सिंह जी के साथ उनका कई बार संघर्ष हुआ। कई सारे युद्धों में मान सिंह जी की भी विजय हुई, कई सारे युद्धों में सिकंदर लोदी की विजय हुई, लेकिन अंततः ग्वालियर पर कब्जा नहीं कर पाया सिकंदर लोदी। ठीक है, तो राजा मान सिंह जो थे वो तोमर वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। इन्हें ध्रुपद संगीत का रक्षक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि ध्रुपद संगीत का रक्षक कौन से राजा को कहा जाता है, तो मान सिंह को कहा जाता है ना। इनका विवाह हुआ था गुजरी देवी से, जिनका दूसरा नाम मृगनयनी भी था और ये गुज्जर समुदाय से आती थी। तो इन्हीं के नाम पे राजा मान सिंह ने ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण कराया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गुजरी महल। और एक मान महल या फिर उसे मान मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ गए कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, राजा मान सिंह ने कराया था। और मान महल या मान मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो भी राजा मान सिंह ने कराया था। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मान कौतूहल नाम के संगीत ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। ठीक है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुजरी महल और मान मंदिर या मान महल का निर्माण ग्वालियर के किले में राजा मान सिंह ने करवाया और बहुत संगीतज्ञ व्यक्ति थे ये, तो इन्होंने मान कौतूहल नाम के संगीत ग्रंथ की रचना की। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने बैजू बावरा, उस समय के जो संगीतकार थे, बैजू बावरा, तानसेन और हरिदास को भी संरक्षण दिया। समकालीन किसके थे, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के। इनके साथ खासकर सिकंदर लोदी के साथ इनका बहुत संघर्ष चला। इनके एक प्रसिद्ध मंदिर थे खेमदास। और इनके समकालीन जो विद्वान थे, मानिक थे एक जिन्होंने बेताल पच्चीसी लिखी, दामोदर दास थे जिन्होंने द्वितार रचित लिखी और मधुमालती लिखी चतुर्भुज दास ने। ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। इनके नाम पे मध्य प्रदेश सरकार ने मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी सन 2008 में।
ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मानसिंह के विषय में पर्याप्त जानकारी किससे मिलती है? गोपांचल आख्यान में, जो खड़गराय द्वारा रचित है। ये मानसिंह इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 नंबर के भी आ सकते हैं और 5 नंबर के भी आ सकते हैं एमपीपीएससी मेंस में। तो पर्याप्त फैक्ट मैंने आपको उपलब्ध करा लिए हैं। बाकी जो थ्योरी लिखनी रहती है आंसर में, तो मेंस की जो भी किताब आपके पास होगी, जो आप खरीदेंगे या जहां कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे मानसिंह एक प्रतापी राजा थे, ग्वालियर में इन्होंने शासन किया सन 1486 से 1516 तक। सिकंदर लोधी के साथ इनका संघर्ष चला। बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ध्रुपद संगीत का रक्षक जाना जाता है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये मेंस का जहां से भी आप पढ़ेंगे वहां से आपको मिल जाएगा। और फैक्ट जितने इंपॉर्टेंट थे, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर उनके बेस पर ही मिलते हैं। 80 to 90% नंबर फैक्ट के बेस पे मिलते हैं, और 20% जो आपका इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिखा और कंक्लूड आपने अच्छा किया, उसके बेस पे मिला है ना। तो फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूलना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ग्वालियर के किले में जो उन्होंने निर्माण कराया था उसको। देखिए, ग्वालियर के किले की जब हम बात करें तो इसका निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, है ना। सन, ऐसा कहा जाता है, सन 525 ईस्वी के आसपास ग्वालियर के किले का निर्माण कराया गया था। ये देखिए, ये फैक्ट आता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? एक सूरज सेन नाम का एक शासक का नाम आता है, जिसने 3री सदी से 4थी सदी, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट मिलेगी। डेट पे नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ नाम याद रखना है इसमें, है ना, क्योंकि डेट नहीं पूछा जाता है इसमें। सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि सूरज सेन ने कराया था। डेट आपको क्या लेनी है? जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में जो डेट लिखी होगी वो लेनी है, विकिपीडिया की डेट नहीं लेनी है यहाँ पे, है ना। तो नंबर 1 क्या चीज हो गई? सूरज सेन ने कराया था ग्वालियर के किले का निर्माण। अब सूरज सेन ने तो ऐसा मान लेते हैं 3री 4थी शताब्दी में ग्वालियर के किले का निर्माण कराया। इसके बाद ग्वालियर पे जिन जिन राजवंशों ने शासन किया, उनका ग्वालियर के किले पे अधिकार था। जैसे ये देखिए, हूणों ने शासन किया 6ठी शताब्दी में, है ना, तो ग्वालियर के किले पर हूणों का अधिकार रहा। प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, उन्होंने भी शासन किया। उसके बाद एक ग्वालियर का कच्छप घात वंश था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका कब्जा हुआ। फिर अभी तोमर राजपूत मैंने आपको बताया, मानसिंह तोमर, है ना। फिर जाटों का शासन रहा। फिर आगे आप पढ़ेंगे जो हमारे सिंधिया थे, जिन ग्वालियर फोर्ट अभी जिनके नाम से जाना जाता है, उन सिंधिया का शासन था यहाँ पे। इस ग्वालियर के किले के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। जैसे जैन मंदिर मिलेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर है। तेली का मंदिर मिलेगा ग्वालियर के अंदर, एक गरुड़ मोनुमेंट मिलेगा, सास बहू का मंदिर मिलेगा। हालांकि इसका नाम ओरिजिनल सास बहू नहीं है, सहस्त्र बाहु इसका नाम है, जो विष्णु जी को समर्पित एक मंदिर था, है ना। फिर मान मंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह ने कराया था। फिर गुजरी महल मैंने आपको बताया, जो रानी गुजरी के लिए करवाया था। फिर एक हाथी पोल मिलेगा। हाथी पोल का मतलब हाथी दरवाजा है, जो मान मंदिर के मतलब घुसने के काम आता है। गेट है वहां पे, एक बहुत बड़ा हाथी बना हुआ है, इसलिए हाथी पोल उसे कहते हैं। फिर एक कर्ण महल है, विक्रम महल है, ठीक है। फिर एक म्यूजियम है। तो मैं आपको एक एक करके चीजें दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आप देख लीजिए गुजरी महल। ऊपर से कुछ ऐसा टॉप व्यू उसका दिखता है। ये अंदर से इसका कंपाउंड है ये, ठीक है। ये क्या होगा? ये गुजरी महल है आपका। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं मान मंदिर। ये आप देख रहे हैं, ये मान मंदिर। मान मंदिर पैलेस कहा जाता है। ग्वालियर से कोई व्यक्ति अगर देख रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना ग्वालियर से कौन कौन है। हमें बहुत ही शानदार ग्वालियर के किला, बहुत सारी चीजें हैं। ये मान मंदिर पैलेस है, जिसे मान बहुत ही शानदार। और गेट जो उसका सामने का था वो मैं आपको बताता हूँ, हाथी पोल जिसको कहते हैं। ये हाथी पोल की फोटो है ना। ये इतना बड़ा जो एंट्री वाला गेट है उसको कहा जाता है ये हाथी पोल वाला। इसके अलावा ग्वालियर में एक ये है तेली का मंदिर है ना, हिंदू मंदिर है। किसको है डेडिकेटेड है? शिवा को और विष्णु को, शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को ये समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि मिहिर भोज ने, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसने ये मंदिर बनवाया था, तेली का मंदिर, है ना। ये ऐसा दिखता है। ये पुरानी फोटो है, बहुत पुराना। अब तो रिस्टोरेशन कर दिया गया है इसका, मरम्मत करके। देखिए ग्वालियर के किले में जितनी सारी चीजें हैं ना, जो मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, तेली का मंदिर है और बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने जब हमला किया था, जैसे ये एक चतुर्भुज मंदिर, ये देखिए चतुर्भुज मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पुराना जो जीरो है, जीरो का प्रमाण है, वो चतुर्भुज मंदिर पे बना हुआ है। यानी कि जीरो बना हुआ है इस मंदिर के अंदर, है ना। ये चतुर्भुज मंदिर, ठीक है।
ये फोटोज हो गई। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ जैन मंदिर है बहुत सारे, जैन मंदिर आपको दिखा देते हैं। ये ऐसे खूब बड़ी बड़ी बहुत शानदार प्रतिमाएं बनी हुई है। ये देखिए, ये तेली का मंदिर आपको दिखा है, एक ही ये तेली के मंदिर के, ये तेली का मंदिर है, इसके आसपास ये बना हुआ है। ये मान मंदिर पैलेस है, बिल्ट इन द रेन ऑफ द राजा मान सिंह तोमर 1486 से 1516। एक कर्ण महल है, तोमर राजवंश के दूसरे शासक कीर्ति सिंह के द्वारा बनाया गया कर्ण महल, ठीक है। और ये आपका गुजरी महल ऊपर से ऐसा दिखता है, रानी गुजरी के लिए जो बनाया था, ठीक। देखिए तालाब है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ग्वालियर के किले में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए किले में बहुत सारी चीजें हैं। और हुआ क्या था, अलग अलग टाइम पे जब किले पे आक्रमण हुआ करते, जैसे मुसलमान शासकों ने आक्रमण किए पूरे देश में, हालांकि ये सारा हुआ है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो जहां कहीं भी आक्रमण करते थे तो मंदिर जहां पे दिखती थी, मूर्तियां जहां पे दिखते थे, जैसे अभी जैनों की मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी, उसमें भी उन्होंने कई वजह, बाबर ने जब हमला किया था तो तोड़ा था, इसके बाद सिकंदर लोदी ने हमला किया, जितने भी हमला करते थे तो मंदिर वगैरह को तोड़ने का प्रयास किया करते थे, मूर्ति वगैरह को तोड़ने का प्रयास किया करते थे। तो जितने भी अवशेष हमको आज मिलते हैं बहुत सारे, तो वो साबुत एकदम नहीं मिलते कि पूरी जैसा किसी ने बनाया था पूरा का पूरा वैसा मिले, नहीं, पूरा ऐसा नहीं मिलता है, टूटा फूटा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे आक्रमणों के दौरान जब कब्जा कर लिया जाता था किलों पे, तो उनके अंदर जो मंदिर वगैरह रहते थे या जो स्मारक वगैरह रहते थे या मूर्तियां वगैरह रहती थी, तो उनको तोड़ने का प्रयास किया जाता था। बहुत सारी चीजों को पूरा तोड़ भी दिया जाता था और कुछ चीजें बच जाती थी, है ना। तो ये जो फैक्ट थे ये तोमर वंश से संबंधित है, इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर हम मिलते हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।